बच्चों 2019 का आगे पेपर है, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 तक हम करा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। स्वपरागण एवं परपरागण से आप क्या समझते हैं। तो स्व मैंने हो गया स्वयं, पर मैंने हो गया दूसरा। यानी अगर किसी फूल के कोई फूल है और उसमें जो स्त्री केसर है और इसमें आपको मालूम है पुंकेसर होते हैं। अगर किसी फूल के पुंकेसर से परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर तक जाते हैं, इसको हम कहेंगे पुंकेसर। और जो स्त्री भाग कहा जाता है उसको कहते हैं स्त्री केसर। तो अगर किसी पुष्प में पुंकेसर से परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर तक जाते हैं, स्त्री केसर में जाते हैं और वहाँ निषेचन की क्रिया होती है, तो इसको हम कहते हैं स्वपरागण। स्व मतलब स्वयं के पुष्प में, यानी उसी पुष्प से निकलकर, उसी पुष्प के पुंकेसर से निकलकर उसी पुष्प के स्त्री केसर तक परागकणों की पहुँचने की घटना को हम कहते हैं स्वपरागण। इसमें बच्चों एक पौधे के फूल भी अगर मतलब एक फूल से दूसरे फूल में, एक ही पौधे के अंदर एक फूल से दूसरे फूल में भी जा रहे हैं तो भी उसको स्वपरागण कहा जाएगा। यानी पौधा एक ही होना चाहिए। अगर पौधा एक ही है और उस पौधे में अलग अलग फूल लगे हुए हैं और उसी पौधे के अंदर वो जो है परागकण एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो भी हम इस स्थिति को क्या कहेंगे, स्वपरागण ही कहेंगे। पर परागण आप समझ गए होंगे कि एक पौधा है, दूसरा पौधा उसके बगल में है, अगर उसके एक पौधे के परागकण उड़कर या कीटों द्वारा दूसरे पौधे के पुष्प तक ले जाए जा रहे हैं, तो इस प्रकार हम कहेंगे एक पुष्प के पुंकेसर से दूसरे पुष्प के पुंकेसर तक जा रहे हैं, दूसरे पौधे के स्त्री केसर तक जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे पर परागण। तो ये हो गया पर परागण। तो जहाँ पौधे अलग अलग होते हैं उसको हम पर परागण कहते हैं। जहाँ एक ही पौधा होता है और उसके पुष्पों के बीच में या उसी पुष्प के अंदर, तो अगर द्विलिंगी पुष्प होगा यानी जिसमें दोनों लिंग एक साथ होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक साथ पाए जाते हैं, अगर उसी पुष्प के अंदर हो जा रहा है तो हम कहेंगे उसको स्वपरागण। या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के साथ हो जा रहा है तो भी स्वपरागण। लेकिन अगर दो अलग अलग पौधे हैं, उनका प्रयोग किया जा रहा है या उनमें जो है परागकणों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे परपरागण। तो स्वपरागण और परपरागण में एक ही अंतर है कि स्वपरागण में एक पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के स्त्री केसर तक परागकण जब जाते हैं तो हम कहते हैं यह स्वपरागण कहलाता है। लेकिन अलग पुष्प के पुंकेसर से, मतलब दूसरे एक पौधे के पुष्प के पुंकेसर से दूसरे पौधे के पुष्प के स्त्री केसर तक जब परागकण चलते हैं तो उसको हम कहते हैं पर परागण। अगर समान पुष्प है तो स्व, समान पुष्प या पौधा है एक ही पौधे के अंदर या, तो उसको हम कहेंगे स्वपरागण। और अगर अलग अलग पुष्प हैं और पौधे भी अलग अलग हैं तो इसको हम कहेंगे पर परागण। अब आगे पूछा गया कि एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प के बारे में आप क्या जानते हैं, किसी एक का उदाहरण दीजिए। तो बच्चों नाम से पता है एक लिंगी पुष्प। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें स्त्री केसर या पुंकेसर ही पाया जाते हैं। जैसे आप कद्दू का एक एग्जाम्पल ले लें तो कद्दू में आपने देखा होगा कि कद्दू का जो फूल होता है उसमें जिसमें फल लगता है उस फूल में क्या मिलता है आपको, केवल मादा भाग ही मिलता है जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं। तो अगर किसी पुष्प में केवल स्त्री केसर है या अगर हम कद्दू का दूसरा जिसमें फल नहीं लगता है उसको देखेंगे तो उसमें आपको ऐसे धागे जैसे दिखाई देंगे और उन पर जो है आपको पुष्प सजा हुआ दिखाई देगा, फूल के अन्य भाग दल वाहे दल दिखाई देंगे। तो इसके पास केवल पुंकेसर है। तो दो अलग अलग तरह के पुष्प जो है इसमें पाए जाते हैं। एक के पास स्त्री केसर होता है, एक के पास पुंकेसर होता है। तो जब दो अलग अलग तरह जो उनके जो लैंगिक भाग हैं वो अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं, तो इस तरह को हम कहते हैं एक लिंगी पुष्प। यानी स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग फूलों पर पाए जाते हैं तो इसको हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अगर किसी पुष्प में एक लिंगी जो आपके स्त्री केसर और पुंकेसर हैं दोनों एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। उदाहरण के तौर पर सरसों का पुष्प। तो सरसों को अगर आप पुष्प को अगर आप देखेंगे बनावट उसकी तो ऐसे दिखाई देगा, उसके साथ आपको जुड़े दिखाई देंगे
पुंकेसर। तो इस तरह ये द्विलिंगी पुष्प है। परीक्षा में इसका चित्र बनाने को भी आता है। ये आपके पुंकेसर हो गए, इनके अंदर परागकण होते हैं। जो आपको ये गोल उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम स्त्री केसर कहेंगे। इसी से ही फल उत्पन्न होता है। और बाहर जो रंगीन भाग, पीले रंग का रंगीन भाग आपको दिखाई देता है, उसको आप कहते हैं दल। दल यानी कलरफुल पार्ट। और इसके बाद आपको बाह्य दल देखने को मिलते हैं। और ये नीचे पुष्पासन, जिस पर कि ये पूरा पुष्प टिका होता है। तो ये आपका उभयलिंगी पुष्प हो गया। कोई आपको पूछे कि एक एक उदाहरण लिखिए दोनों का, तो एक लिंगी के उदाहरण हो गए आपके पास कद्दू, और दूसरा हो गया आपके पास पपीता। और अगर कोई पूछेगा कि द्विलिंगी का उदाहरण लिखिए, तो बच्चों द्विलिंगी सारे ही होते हैं। ज़्यादातर जो हैं द्विलिंगी होते हैं, जैसे कि सरसों, अमरूद या आम, ये सब जो हैं द्विलिंगी पुष्प ही हैं। आगे देखेंगे तंत्रिका तंत्र। इस साल है नहीं, पर फिर भी अगर पूछा जाएगा तो कैसे बनाएंगे आप तंत्रिका कोशिका। इसमें आपका एक सीधी बीच का एक्सॉन पार्ट बनता है, इसमें लास्ट में एक पार्ट बनेगा तंत्रिकाक्ष जिसे हम कहेंगे, और आगे न्यूरॉन का वो पार्ट जो कि कोशिकाओं में, जो हमारी त्वचा के साथ या एक कोशिका से दूसरी कोशिका से जोड़ने का कार्य करता है, ये इसका केंद्रक हो गया। आपको पूछा जाए इसका केंद्रक कहाँ है, तो ये है। और पूछा जाए द्रुमिका कहाँ है, तो द्रुमिका बच्चों ये है। पूछा जाए तंत्रिकाक्ष कहाँ है, तो ये तंत्रिकाक्ष है। तो तीनों ऐसे आपको इंगित भी करने, इसको बताना है ये केंद्रक है, ये द्रुमिका है, और ये द्रुमिकाक्ष है। तो इस तरह आपको एक तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना है, अगर इस साल परीक्षा में पूछा जाता है तो। आगे देखें, वृक्काणु की संरचना, ये मैंने कहा था बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप स्वयं से इसका अभ्यास करेंगे और बनाएंगे। यहाँ पर समय जो है कम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखें, वृक्काणु अवश्य बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। कायिक प्रवर्धन तथा उसमें पाए जाने वाले दो पौधों के नाम। कायिक प्रवर्धन मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब जब हम पौधे के किसी भाग द्वारा नए पौधे का निर्माण कर देते हैं, तो इस तरह की क्रिया को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि हम गुलाब की कटिंग लगाते हैं, इसी तरह हम आलू को काट देते हैं, तो उससे दो भागों में काट देते हैं, तो दो भागों से नए आलू के पौधे का जन्म हो जाता है। तो दो पौधों के नाम लिखने हैं आपने, आप कुछ भी लिख सकते हैं, गुलाब भी लिख सकते हैं, आपने गुड़हल के पुष्प भी ऐसे ही लगाए होंगे। इसी तरह आलू आपने देखा होगा, अदरक आपने देखा होगा। तो किसी का भी नाम लिखा जा सकता है, जो कि ऐसे पौधे जो उनके टूटे हुए भागों से नए पौधों का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न है, समजात और समरूप अंगों को बताइए। तो बच्चों, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हम कक्षा में डिस्कस भी कर चुके हैं। सम मैंने समान, जात मैंने उत्पत्ति। जब अलग अलग अंग जो हैं वो समान उत्पत्ति के होते हैं, अलग अलग जीवों के अंग, अलग अलग जीवों के अंग जिनकी उत्पत्ति समान हो परंतु कार्य भिन्न भिन्न हो। जात मैंने उत्पत्ति, अगर उत्पत्ति समान है यानी वो अंदर से तो एक जैसे हैं, परंतु कार्य भिन्न भिन्न है, कार्य समान नहीं है उनके, तो इस प्रकार के अंगों को हम कहते हैं समजात अंग। समरूप अंग, रूप मैंने दिखने में, इसमें क्या होगा, कार्य तो एक जैसे हैं, दिखने में तो एक जैसे हैं, परंतु उनका जो उत्पत्ति है वो अलग अलग है। तो अगर किन्हीं दो जीवों में ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी उत्पत्ति समान है परंतु कार्य भिन्न भिन्न है, तो इसको हम कहेंगे समजात। जात में होता है उत्पत्ति। समरूप में क्या होगा, रूप समान है यानी कार्य समान है, परंतु उनकी उत्पत्ति अलग अलग है, अंदर से देखने पर वो अलग अलग है। तो इस प्रकार हम कहेंगे, इस तरह के अंगों को हम कहेंगे समरूप अंग। अब समजात उत्पत्ति में जो भी आप अगर चिड़िया के पंख देखोगे या आदमी का हाथ देखोगे, तो आपको दोनों में अंदर एक्सरे कराने पर हम पाएंगे कि दोनों में समान तरह की हड्डियां पाई जाती हैं। तो लेकिन पंख तो उड़ने के काम आते हैं और हाथ तो किसी चीज़ को पकड़ने के काम आते हैं, तो इनके कार्य अलग अलग हैं, तो परंतु इनकी उत्पत्ति समान है यानी अंदर से देखने पर एक जैसे हैं। तो इस तरह के अंगों को हम कहेंगे समजात अंग। समवृत्ति अंग या समरूप अंग, जो दिखने में एक जैसे हैं परंतु जिनकी रचना अलग अलग है। अब अगर आप चिड़िया के पंख देख लें और तितली के पंख देख लें, पंख किसके, तितली के। अब तितली के पंख में तो हड्डियां नहीं होती हैं, परंतु चिड़िया के आगे पैरों में तो हड्डियां पाई जाती हैं, पंखों में हड्डियां पाई जाती हैं। तो
ये समान रूप है इनका, यानी काम जैसे एक जैसे कर रहे हैं, परंतु रचना में क्या है, भिन्न भिन्न है। तो तितली के पंख और चिड़िया के पंखों में अंतर है। इनके रूप समान है, दिखने में एक जैसे हैं, कार्य एक जैसे कर रहे हैं, परंतु रचना में भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार आप समजात और समरूप अंगों के बीच में अंतर लिखेंगे। अब ये प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाएगा। एक किरण आरेख आपको दे रखा है, इसमें आपने गणना करनी है किस चीज़ की, कुल प्रतिरोध बताइए, परिपथ में कुल धारा बताइए। तो बच्चों चित्र को गौर से देखें और समझते चलें। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो प्रतिरोध 20 ओम और 10 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी मैंने आपको बताया था एक के बाद एक है। इसी प्रकार से 5 ओम को और 25 ओम को भी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो बच्चों जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो बच्चों इसका R1 कितना है, पहला प्रतिरोध कितना है 20 और दूसरे का कितना है 10। 20 और 10 कितना हो गया बच्चों 30 ओम। तो इसका मान हो गया 30 ओम, यानी इन दोनों को मिलाकर 30 ओम का प्रतिरोध बनेगा। इसी तरह इन दोनों को मिलाकर कितने ओम का प्रतिरोध बनेगा 5 धन 25 यानी 30 ओम का। तो बच्चों इस चित्र को अगर हम आगे बनाना चाहें तो कुछ इस तरह का बनेगा। इसकी जगह हम एक 30 ओम का लगा देंगे और इसकी जगह हम एक दूसरा 30 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे। ये लगा दिया हमने और दोनों का मान कितना आ गया 30 ओम ऊपर वाले का और 30 ओम नीचे वाले का। अब लेकिन ये आपस में कैसे हो गए, ये तो अलग अलग तार करंट बह रहा है इनमें, तो ये कैसे हो गए आपस में, कौन से क्रम में हो गए, पार्श्व क्रम में। तो पार्श्व क्रम में इनका कुल कितना होगा, पार्श्व क्रम में मान कितना होगा, तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा R बराबर